बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबको वेलकम करता हूँ प्रोफेशनल डिस्कशन। ये रिटर्न्स के ऊपर है, जिसकी बेसिस पे हम लोगों से आरा लेंगे और उसकी बुनियाद पे जो है हम एक एफबीआर को खत लिखेंगे। आप सब ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबको वेलकम करता हूँ प्रोफेशनल डिस्कशन। ये रिटर्न्स के ऊपर है, जिसकी बेसिस पे हम लोगों से आरा लेंगे और उसकी बुनियाद पे जो है हम एक अच्छा थोड़ा सा मेरे ख्याल से कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है। मेरे ख्याल से आप इसको हम रिकनेक्ट करते हैं। तुम सबको म्यूट पे रखो बेटे। ओके, सो जी, हमने कुछ चीजें ऑलरेडी नोट करके रखी हुई है जिसको हम अपने मेंबर्स के साथ शेयर करते हैं, और इसमें जो है जो जो भी फिर आपकी सजेशंस होंगी हम हाउस ओपन कर लेंगे और जो है हम डिस्कशन की बेसिस पे इंशाल्लाह मंडे को एफबीआर को एक खत लिख देंगे। हमने जो अभी तक चीजें नोट की है जिसमें हमें महसूस किया है कि जैसे कैपिटल गेन्स जो है उसकी वर्किंग जो है रिटर्न में इस वक्त ठीक नहीं हो रही है। इसी तरीके से कैपिटल गेन्स के दो पोर्शन है, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है या जो है वो जो शेयर्स का जो कैपिटल गेन है, दोनों की जो है ट्रीटमेंट में प्रेजेंटेशन में फर्क है। कैपिटल लॉस जैसे अगर शेयर सिक्योरिटीज है तो उसका जो कैपिटल लॉस है उसमें आप सबको पता है कि लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है, और लेकिन रिटर्न में इससे ऐसी कोई प्रेजेंटेशन अवेलेबल नहीं है कि जिससे आप जो करंट ईयर में लॉस या ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को जो है आप करेक्ट और ट्रू प्रेजेंटेशन के लिए फॉरवर्ड कर सकें। तो एक परेशानी ये है। इसी के साथ साथ जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का गेन है उसकी कंप्यूटेशन को एफबीआर ने चेंज किया है। मेरी आज ही प्राल के रिप्रेजेंटेटिव से बात हुई थी और उन्होंने मुझे ये बताया है कि सम चेंजेस वर मेड, दे विल चेक देयर सीआरएफ, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि शाम तक जो है वो हमें बताने की पोजीशन में होंगे कि जो चेंज किया है वो क्या है। हमारा जो अपना ख्याल है कि जो टैक्स रेट इस वक्त वो कंप्यूट कर रहा है वो ग्रॉस पे कर रहा है, ग्रॉस गेन पे, और नेट कैपिटल गेन पे नहीं कर रहा। तो ये एक डिस्क्रिपेंसी है कि जिसको जो है दुरुस्त करना होगा। कैपिटल गेन्स का जो दूसरा है, जैसे हमने शेयर्स वाला आपको बता दिया, इसी तरीके से जो एक और इशू है जो हमने नोट किया है वो है कि एसएमई का एक रिटर्न इस वक्त आईआरएस पे अवेलेबल है, लेकिन इसकी पोजीशन ये है हमारे पास कि जो हमने खत लिखा था एफबीआर को जिसमें हमने उनसे कहा था कि आपने एसएमई का लॉ तो इंट्रोड्यूस कर दिया है, लेकिन उसका जो है लॉ के साथ साथ ड्राफ्ट रिटर्न और ड्राफ्ट रजिस्ट्रेशन आनी थी। वो ना ड्राफ्ट रिटर्न आया है अभी तक और ना ड्राफ्ट रजिस्ट्रेशन का कोई इनका प्रोसीजर है जो इन्होंने वजह किया हो। तो इस वक्त हम ये समझते हैं कि जो ये रिटर्न आईआरएस पे अवेलेबल है इसकी लीगैलिटी पे क्वेश्चंस हैं, तो उसको मेरे ख्याल से देखना होगा। हमने एफबीआर चेयरमैन को इस बारे में इत्तला कर दी है। उन्होंने इस पे हमसे ये एश्योरेंस दी है कि वो अपनी लीगल टीम के साथ बैठकर और इस पे हमें बताएंगे। इसी के साथ साथ जो एसएमई का फॉर्म है उस पे कंप्यूटेशनल एरर्स भी हमने नोट किए हैं, और मेरे ख्याल से डिटेल में मैं कन्वीनर सीपी से रिक्वेस्ट करूंगा वो थोड़ा सा इस पे बता देंगे आपको। हमारे साथ आज दो फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं जो हम प्रिविलेज समझते हैं कि उन्होंने हमारे साथ आज यहाँ पे शिरकत की है, और हम डेफिनेटली उनके एक्सपीरियंस से भी फायदा उठाएंगे। इसके अलावा जो एक चीज हमने और नोट की है वो कमर्शियल इंपोर्टर के केस में वर्किंग ऑफ टैक्स, उसमें भी इन्होंने चेंज किया है, और वो भी एग्जैक्टली अभी जिस तरह से वर्क आउट होनी चाहिए हम समझते हैं कि वो नहीं हो रही है। तो इस पे भी हम अपने मेंबर्स से जब फोरम को डिस्कशन फोरम को ओपन करें तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि स्पेसिफिक एग्जांपल्स या इलस्ट्रेशंस अगर उनके पास हैं तो वो उसकी बेसिस पे जो है वो हमें जरूर एग्जांपल्स को शेयर करें ताकि हम जो है उसके बुनियाद पे जो है उसको एफबीआर को खत लिख सकें। इसी तरीके से हमने ये नोट किया है कि प्रॉफिट ऑन डेट जहां पे रेट्स चेंज होते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर
50 लाख के बाद प्रॉफिट ऑन डेट का रेट चेंज हो रहा है, तो किसी का अगर 50 लाख 1,000 प्रॉफिट ऑन डेट है, तो वो पूरे का पूरा जो प्रॉफिट है वो ग्रॉस पे कंप्यूट कर रहा है आईआरएस। आप सबको मेरे ख्याल से याद होगा कि जैसे पहले मार्जिनल रिलीफ का एक कॉन्सेप्ट अवेलेबल था, सैलरी के केसेस में आया था ये, पहले इसी तरह से वो ग्रॉस पे टैक्स हो रही थी सैलरी, लेकिन बाद में मार्जिनल रिलीफ का प्रोविजन आया था। तो इसी तरीके से हम समझते हैं कि कोई मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट एफबीआर को जो है वजह करना चाहिए, ताकि जो बिल्कुल मार्जिनली अगर उसका आउट हो रहे हैं उस प्रोविजन से, तो मेरे ख्याल से उसमें कोई उन्हें परेशानी ना हो। इसी तरीके से हमने एक चीज और नोट की है रिटर्न में कि सेक्शन 152(1) जहां पे फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज अगर नॉन रेजिडेंट को देते हैं, तो एज पर लॉ हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो फाइनल टैक्स है, लेकिन इस वक्त आईआरएस जो है उसे मिनिमम टैक्स में लेके जा रहा है और वो फाइनलिटी में शो नहीं कर रहा। इस पे भी डेफिनेटली हम खत लिखेंगे एफबीआर को, लेकिन अगर आप लोगों के पास इस पे कोई भी एग्जांपल्स या और इस टाइप की कोई चीज मौजूद है तो वो आप हमसे शेयर करें। सिमिलरली जो सर्विसेज या सप्लायर्स के केसेस हैं वो है मिनिमम टैक्स में, लेकिन रिटर्न का जब आप प्रिंट आउट निकालते हैं तो वो प्रिंट आउट में उसको ऑप्शन आउट ऑफ पीटी मिनिमम टैक्स में शो करता है कि जो गलत रिप्रेजेंटेशन है। तो ये मेरे ख्याल से सिर्फ प्रिंट की शक्ल में जब आप रिटर्न निकालते हैं तभी आ रहा है। इसके अलावा जो है जब इसको डिस्प्ले ऑनलाइन देखते हैं तो उस पर नजर नहीं आ रहा। तो ये बेसिकली कुछ चीजें अभी हमने नोट की हैं और हम ये समझते हैं कि यकीनन इसके अलावा आप लोगों को जो स्पेसिफिक क्वेरीज आ रही हैं वो आप हमसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करा के, जिसको अभी हमने सबके माइक इस वक्त म्यूट किए हुए हैं, मैं जो हमारे लाइब्रेरियन है ऑफिस बेरर शिराज साहब, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एक एक करके जो है वो उनको रिकग्नाइज करें और उन्हीं का माइक को अनम्यूट करें, ताकि हम वो स्पेसिफिक क्वेश्चन को सुन सकें और उसके बाद हम उसमें जवाब दे सकें। लेकिन इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा महमूद से कि वो जो उन्होंने स्पेसिफिक कुछ एग्जांपल्स नोट किए हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर लें, ताकि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग से मैच करती है या नहीं, तो वो हम उसको भी एक नजर देख लें। ओवर टू महमूद। थैंक यू जिशान भाई फॉर हैंडिंग ओवर टू मी। और चूंकि अब तक कोई रेज नहीं हुआ क्वेश्चन, तो इस टाइम का फायदा उठाते हुए हमने एक वर्किंग बनाई हुई ऑलरेडी, जो प्राइमरीली कैपिटल गेन टैक्स ऑन इमूवल प्रॉपर्टी के ऊपर जो मसले आ रहे हैं, और ये काफ़ी डिबेट चलती रही है डिफरेंट फोरम्स पे। तो आई वुड रिक्वेस्ट शिराज कि आप अगर वो शीट शेयर कर सकें, स्क्रीन शेयर कर सकें, जो हमने इसमें इशूज ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिए हैं, वो फिर हम उसको डिस्कस कर सकते हैं अभी। बेसिकली अभी कैपिटल गेन टैक्स का जो लॉ है इसको थोड़ा सा और लार्ज कर देना साइड, फुल स्क्रीन में, फुल स्क्रीन कर देना। F11 से फुल स्क्रीन हो जाएगी। शिफ्ट कंट्रोल F11, कंट्रोल F11। आप व्यू में जाके फुल स्क्रीन कर लो। व्यू में जाके फुल स्क्रीन कर लीजिए। चलिए छोड़ दें ऐसे ही, मेरे ख्याल से आई होप ये वैसे भी हाँ देखी जा सकती है। और इसमें प्राइमरीली हमने इसमें मल्टीपल सिनेरियोस को कैटर किया है, और पहले हमने इस पर एक्सेल पे वर्किंग बनाई है। और इसमें आप अगर देखें कॉलम नंबर ई और एफ, ये बेसिकली प्रेजेंट कर रहा है कि आईआरएस पे ये वर्किंग किस तरह से अपेयर हो रही है। और इसमें ये वर्किंग हमने 4 डिफरेंट सिनेरियोस पे बनाई है, जिसमें डिफरेंट अगर लेवल ऑफ इनकम किसी के आते हैं ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो चूंकि लॉ के अंदर डिफरेंट रेट्स भी अवेलेबल है डिपेंडिंग ऑन द टैक्सेबल इनकम, एज वेल एज उसके होल्डिंग पीरियड के हिसाब से उसकी टैक्सेशन भी गवर्न करती है, तो वो भी प्रोवाइडेड है लॉ के अंदर। तो दोनों सिनेरियोस को कैटर करते हुए अगर हम देखें फर्स्ट कॉलम में डिफरेंट होल्डिंग पीरियड के हिसाब से उसकी जो है ना रेट्स दिए हुए हैं, और साथ साथ उस होल्डिंग पीरियड के साथ साथ अगर टैक्सेबल इनकम किसी पर्सन की वेरी करती है तो उसके रेट्स उसके हिसाब से लगते हैं। अब अगर मैं पहला सिनेरियो देखूं, उसमें हमने
हमने इस वक्त अज्यूम किया हुआ है कि किसी बंदे की बिलो 500 मिलियन की अगर इनकम है, यानी 15 लाख रुपए की इनकम है, तो उस पर लॉ के अंदर रेट प्रोवाइड किया गया, फ्लैट रेट 2.5% का। बट उसकी टैक्सेशन के लिए होल्डिंग पीरियड भी देखना पड़ता है कि होल्डिंग पीरियड अगर मोर देन 1 ईयर का है तो उसका रेट, टैक्सेबल अमाउंट जो है वो डिफरेंट तरह से कंप्यूट होती है। उसका 75% सिर्फ टैक्सेबल होगा अगर मोर देन 1 ईयर है, बट लेस देन 2 ईयर्स है। तो इसमें हमारे जो कॉलम ई है और एफ, ये शो कर रहा है रिटर्न की कंप्यूटेशन। और हमने इसके आगे अपनी एक वर्किंग बनाई है, जो एक व्यू है कि इसमें जो टैक्सेशन होनी चाहिए वो बेसिकली नेट टैक्सेबल अमाउंट पे होनी चाहिए रादर देन फुल अमाउंट पे। इस वक्त जो मैंने येलो किए हैं सेल्स, अगर आपको मैं शिराज देखो थोड़ा फाइल को जरा स्क्रॉल डाउन अगर करें आप, इसमें कुछ सर्कमस्टांसेस में रिटर्न वर्किंग सही नहीं कर रहा। उसकी भी वजह आइडेंटिफाई जो हुई है अब तक वो ये कि रिटर्न उठा रहा है गेन का अमाउंट ऑन ग्रॉस वैल्यू रादर देन ऑन टैक्सेबल अमाउंट। जैसे कॉलम नंबर डी और रो नंबर 15 एंड 16, ये दो सिनेरियो ऐसे हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं कि रिटर्न की कंप्यूटेशन इसमें गलत आ रही है, उस तरह से नहीं आ रही जिस तरह से लॉ लिखा गया है। फॉर इंस्टेंस, अगर किसी बंदे की 7.5 मिलियन की इनकम है और उसने होल्डिंग रखी हुई है विद इन 3 ईयर्स बट मोर देन 2 ईयर्स, तो उसका 50% ऑफ गेन सिर्फ टैक्सेबल होना चाहिए, विच मीन्स 7.5 मिलियन का 50% हमें देखना पड़ेगा फॉर टैक्सेशन पर्पजेस। बट इस वक्त आईआरएस का पोर्टल जो कि रेट लगा रहा है वो मोर देन 5 मिलियन के ऊपर लगा रहा है, यानी फुल अमाउंट पे लगा रहा है रादर देन नेट गेन अमाउंट पे। तो इसी तरह से नेक्स्ट सिनेरियो के अंदर भी एग्जैक्टली यही कि जहां पे आपका जो रेट चेंज हो रहा है, आईआरएस उसको प्रॉपर्ली कैटर नहीं कर रहा अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। कुछ केसेस में वो बिल्कुल सही कैटर कर रहा है, बट बहुत सारे सर्कमस्टांसेस के अंदर वो सही से कैटर नहीं कर रहा, विच मीन्स कि वो ग्रॉस अमाउंट के ऊपर रेट लगा रहा है रादर देन नेट टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर। तो एक ये इशू है जो कि मल्टीपल जहां जहां रेट चेंज होता है ड्यू टू होल्डिंग पीरियड, वहां पे ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये एक नोन प्रॉब्लम है। तो चूंकि हम पहले इसलिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्योंकि ये मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द टैक्स पेयर को ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमने जो आइडेंटिफाई ऑलरेडी कर लिया और इसमें हम चाह रहे हैं कि इसमें एफबीआर को हम लिखेंगे ये इशू, और इसके ऊपर फर्दर कोई आप लोग की ऑब्जर्वेशन होगी तो वी विल वेलकम यू कि आप अपने फिर कंसर्न मैसेज के थ्रू या अपने आप को अवेलेबल करें आप ऑनलाइन, और उस पर फिर आप रेस कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरी हमने एक और चीज आइडेंटिफाई ऑलरेडी कर दी है, डेप्रिसिएशन वाला ओपन कर। इसमें इसमें इसका इनेबलिंग प्रोविजन भी नोट कर लीजिए। जो सबसेक्शन 3A है सेक्शन 37 का, वो ये कहता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 3, द अमाउंट of any gain arising on disposal of immovable property shall be computed in accordance with the formula in the table below। जो टेबल दिया हुआ है वहां पे वो होल्डिंग पीरियड और उसकी नेट लायबिलिटी को डिस्कस करता है, जिसकी बुनियाद पे हम ये कहते हैं कि ये जो टैक्स कंप्यूट होगा वो नेट कैपिटल गेन पे कंप्यूट होगा, ग्रॉस पे नहीं होगा। अलबत्ता जो सर्कुलर है एफबीआर का, वो उसको आखिरी लाइन में उसने लिखा हुआ है कि ये ग्रॉस पे टैक्स होगा। तो वो डिस्क्रिपेंसी है बिटवीन द लॉ एंड द सर्कुलर 2019 का, जिसकी वजह से गालिबन पिछले हफ्ते तक ये वर्किंग सही आ रही थी और अब इन्होंने लास्ट वीक और 10 डेज से ये वर्किंग को चेंज किया है। तो इसमें यकीनन हम इसको एफबीआर को नोटिफाई करेंगे और लिखेंगे इंशाल्लाह इस पे। अच्छा, इसी तरह से कैपिटल गेन से के ही कॉन्टेक्स्ट में एक और जो प्रॉब्लम जनरली काफी अरसे से आ रहे हैं, आई थिंक एटलीस्ट मोर देन अ ईयर, ये प्रॉब्लम लास्ट ईयर भी आ रहा था, वो ये कि इसमें सेक्शन 37A के अंदर अब कैपिटल गेन टैक्स ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज का मैकेनिज्म थोड़ा सा चेंज हुआ है कि अगर किसी ने डिस्पोजल के ऊपर लॉस इंकर किया है तो वो लॉस की इनेबलिंग प्रोविजन दे दिया अब लॉ के अंदर कि आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। बट एज ऑफ टुडे जो रिटर्न जिस तरह से कंप्यूट कर रहा है वो लॉसेस की फिगर को सही से प्रेजेंट नहीं कर रहा। लॉसेस के ऊपर रादर देन प्रेजेंट करने के वो उसके ऊपर एक नेगेटिव फिगर का टैक्स क्रिएट कर देता है, जिसका ऑल्दो अभी प्रेजेंटली एक बेनिफिट तो लगता है बट वो रॉन्ग कंप्यूटेशन की तरफ जा रहा है। टैक्स पेयर इसके ऊपर जब नेगेटिव फिगर डालेगा ऑन लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी विच इज गवर्न बाय सेक्शन 37A, तो उसको सही से रिटर्न फॉर्म कैटर नहीं कर रहा है इस वक्त, जिसकी वजह से इसकी कंप्यूटेशन किसी भी टैक्स पेयर की उस तरह से लीगली करेक्ट कंप्यूटेशन की तरफ वो नहीं बन रही। तो हम ये वाला पॉइंट भी हमें आइडेंटिफाइड है ऑलरेडी,
और इस पे भी हमारा है इरादा, इस पे भी, इस पॉइंट पे भी एफबीआर को लिखने का। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर अभी किसी का और कोई कंसर्न या कोई कमेंट या कोई ऐसी बात जो कि कोई ऐड करना चाहे, तो द फ्लोर इज ओपन। अगर किसी को कोई सवाल है या कोई कमेंट है या कोई चीज में ऐड करना चाहे उसके बाद। अगर किसी को इस दौरान कोई सवाल पूछना है। इस वक्त कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं। अगर कैपिटल गेन के मुतालिक कोई सवाल है तो अभी कैटर कर लेंगे, बाकी फ्लोर हम प्रॉपर्ली ओपन करेंगे जिसमें आप अपने डिफरेंट सवाल पूछ सकते हैं। आई बिलीव कि कोई सवाल अभी रेज नहीं हुआ। ये सब ट्रेडर्स का सवाल आया हुआ है, ट्रेडर्स के सवाल तो बाद में देखते हैं डेप्रिसिएशन का। अच्छा, एक और प्रॉब्लम जो आईआरएस का काफी काफी अरसे से नहीं, इस बार फर्स्ट टाइम वो रेलेवेंट है, वो ये कि लॉ के अंदर एक अमेंडमेंट आई है सेक्शन 22 के अंदर, कि जिसमें प्रोविजन जो है डेप्रिसिएशन का अलाउंस वो 100% नहीं मिलेगा बल्कि 50% मिलेगा। बट ये जो प्रोविजन है इसमें जो एप्लीकेबिलिटी है, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2020 rather than tax year 2021 which for special tax है जिसका दिसंबर ईयर है उस पर ये एप्लीकेबल नहीं है। बट इस वक्त अगर हम फॉर्म देखें डेप्रिसिएशन वाला, शिराज डेप्रिसिएशन का, इस वक्त जो फॉर्म जिस तरह से कंप्यूट कर रहा है डेप्रिसिएशन को, इसमें दो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। एक तो ये स्क्रीन पे हमने दोनों पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया हुआ है। एक प्रॉब्लम तो ये आ रहा है कि इसमें अगर आप ड्यूरिंग द ईयर कोई डेप्रिसिएशन डालते हैं या कोई एसेट की एडिशंस डालते हैं जिस पे डेप्रिसिएशन एक फ्लैट रेट पे 15% पे कंप्यूट होनी चाहिए फॉर टैक्स ईयर 2021, इस वक्त फॉर्म उसका कंप्यूटेशन के ऊपर भी 50% का इम्पैक्ट डाल रहा है, विच इज नॉट एप्लीकेबल फॉर टैक्स ईयर 2021। गोइंग फॉरवर्ड वो एप्लीकेबल हो जाएगा। बट जो साल अभी हमारा इस वक्त कंपनीज के लिए इंपॉर्टेंट है, कंपनीज का जिसका स्पेशल टैक्स ईयर है, जिसका दिसंबर ईयर एंड टैक्स ईयर है, उस पर ये क्लॉज हमारा ख्याल है कि एप्लीकेबल नहीं है, और ये फॉर्म जो है इस वक्त उसको सही से कंप्यूट नहीं कर रहा। सिमिलरली लॉ के अंदर एक और प्रोविजन है इनिशियल अलाउंस का। इनिशियल अलाउंस का प्रोविजन इस वक्त लॉ के अंदर सिर्फ प्लांट और मशीनरी पे एप्लीकेबल है, बाकी किसी और एसेट के ऊपर नहीं है। बट फॉर्म को अगर हम देखें आईआरएस फॉर्म को, तो वो आईआरएस फॉर्म मल्टीपल चीजों के ऊपर इनिशियल अलाउंस कंप्यूट कर रहा है। अगेन वो भी एक लीगली वैलिड कंप्यूटेशन नहीं है। ये पॉइंट भी हमारा आइडेंटिफाइड है और इस पे भी हम इंशाल्लाह एफबीआर को जब लेटर लिखेंगे तो इस पॉइंट को भी कवर कर लेंगे। No, I guess these are the points which we already have identified. अब we shall open the floor for the audience. अगर किसी का सवाल है प्लीज अपना हैंड रेस कर दें या मैसेज ड्रॉप कर दें ताकि हम अनम्यूट कर सकें उन्हें। एक क्वेश्चन आया आसिफ कसवाती साहब की तरफ से। The two schemes for traders extra have not finalized so far, considering newly introduced Section 99B, special procedures for small traders and shopkeepers, and 99C, special procedure for certain persons, about special procedure for small traders and shopkeepers. And special procedure for certain persons introduced through Finance Act 2019 and applicable from Tax Act 2020 and onward. No such scheme and forms are available. इसका गालिबन पिछले साल रिटर्न में उन्होंने एक कॉलम ऐड किया था, जहां तक मुझे याद पड़ा है, ट्रेडर का, और जो इनकी जो टैक्स लायबिलिटी थी उसको जो है वहां पे रेट्स में जाके कंप्यूट किया था कि रेट्स में उनको बेनिफिट दे दिया था टर्नओवर टैक्स का। क्योंकि इन ट्रेडर्स का टर्नओवर टैक्स जो था वो सेकंड शेड्यूल की शायद गालिबन 28D है अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा, तो उसके तहत जो है उसमें कर दिया था। बट डेफिनेटली हम इसको नोट कर लेते हैं और इसको इस क्वेश्चन को चेक करके और इस पे जो है एफबीआर को हम इस पे खत लिखने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर कोई क्लैरिटी है चाहिए इसमें तो हमें क्लैरिटी ले लें इसमें हम। मेरे ख्याल से अगर आप किस माइक अनम्यूट कर दें लोगों का, तो अगर कोई सवाल करना चाहे तो वो सवाल कर ले। मेरे ख्याल से हम ऑप्शन ऑन इनेबल कर रहे हैं कि जिसको भी सवाल करना है, लेकिन रिक्वेस्ट की होगी कि अगर वन बाय वन अगर सवाल कर लें तो उसमें सबको सवाल समझ में भी आ जाएगा और सबके लिए आसानी भी होगी। तो नाउ द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चंस।
कसबाजी साहब हमने इसको नोट कर लिया। मेरे ख्याल से इस पे जैसे ही क्लैरिटी हम ले लेते हैं आपसे, अगर इसमें आपका कोई सजेशन है तो वो एक पैराग्राफ की सूरत में आप हमें भेज दीजिए, ताकि हम उसको एक दफा चेक करके इसको आगे लिख भी लें इंशाल्लाह। ये ट्रेडर्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो किया था आसिफ कसबाजी साहब ने, उसका हमने इसको नोट कर लिया है। आप सबके लिए मैं ये बता दूं कि हमने इस पॉइंट को नोट कर लिया है, और डेफिनेटली जो हम अपना लेटर लिखेंगे उसमें इसको क्लैरिफिकेशन भी ले लेंगे एफबीआर से। और मैं रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कसबाती साहब से कि जो पॉइंट उन्होंने रेज किया है उसका एक पैराग्राफ बना के वो हमें भेज दें, ताकि हम उसको इनकॉर्पोरेट कर लें अपने लेटर में। थैंक यू। देखें, जो ये सवाल है, अगर आप पहली दफा रजिस्टर हुए हैं और आपने पहला रिटर्न फाइल किया, तो अगर इससे पिछले साल पे आप लायबल नहीं थे फॉर रजिस्ट्रेशन तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपका सवाल ये है कि आपको एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल होना है, तो उसके लिए आपको पिछले साल का आसान तरीका ये कि पिछले साल का एक नील रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, या अगर आप इस साल भी अब 2021 में पहली दफा अगर फाइल कर रहे हैं तो उस सूरत में आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन अदरवाइज जब आप 2020 का रिटर्न फाइल करके और 1000 रुपए का चालान भर लेते हैं, तो आप फौरन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल हो सकते हैं इंडिविजुअल की बेसिस में। और इसी तरह से एओपी और कंपनी के अलग अमाउंट्स हैं कि उस पर अगर आप नील रिटर्न फाइल करें तो आप फौरन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का पार्ट बन जाते हैं जी। और अगर कोई क्वेश्चंस या डिस्कशन अगर कोई है ऐसी, तो हम इसको टेकअप करें, वरना फिर हमारे जहन में जो कुछ फर्दर सॉल्यूशंस हैं हम उसकी तरफ चलते हैं, फर्दर क्वेरीज जो है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, आप प्लीज आइडेंटिफाई कर लें अपने आप को। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अपना नाम और थोड़ा अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दें, फिर अपना क्वेश्चन जरा ब्रीफ रख लीजिएगा। मेरा नाम सुलेमान खिमानी है और मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है बार को। मेरा एक क्वेश्चन है कि 153(1)(b के तहत जो इनकम हम इसमें इंसर्ट करते हैं, जो कि फिक्स अमाउंट जो 3% टैक्स डिडक्ट हो जाता है, लेकिन जैसे हम इसको इंटर करते हैं तो वो कहते हैं कि इसको बिजनेस इनकम के अंदर जो है ना आप एंट्री करें। और जब इसको हम बिजनेस इंटर के अंदर हम अदर्स के अंदर हम यही रकम को हम एंट्री करते हैं, तो नॉर्मल इनकम के साथ इसको जोड़ देते हैं और टैक्स कैलकुलेशन जो है ना वो बढ़ जाता है। तो इसका जो फिक्स है कि 3% इसको फिक्स जो टैक्स पे हम लेके जाते हैं, तो वो फिक्स 3% एप्लीकेबल नहीं होता है, बल्कि वो दूसरे नॉर्मल इनकम होते हैं उसके साथ भी मर्ज कर देता है और टैक्स स्लैब जो है वो बहुत ऊपर चला जाता है। तो सर इसका कोई आप सॉल्यूशन बताएं प्लीज। देखिए, ये जो टैक्स है 3% का, या सर्विसेज को आप कोई भी टैक्स ले लीजिए, 10% ले लीजिए, 1% ले लीजिए या 3% ले लीजिए, ये एक तो विदहोल्डिंग का रेट है और ये मिनिमम टैक्स है। अब लॉ में जो रिजीम्स हैं, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरे साथ सीनियर्स बैठे हुए हैं, वो इसको क्लैरिफाई करेंगे कि इनकम या तो नॉर्मल टैक्स में आएगी या फाइनल टैक्स में जाएगी। जो टैक्स कटता है वो मिनिमम टैक्स हो सकता है, लेकिन मिनिमम टैक्स की कोई रिजीम अब है नहीं। दो रिजीम्स हैं, एक फाइनल टैक्स और एक नॉर्मल टैक्स। तो जो भी आपका सर्विसेज पे टैक्स कटा है वो आपका टैक्स फॉर एडजस्टमेंट अवेलेबल है। आपको अपनी तमाम सोर्सेज से जो भी रिसीट्स या इनकम्स हैं उसको एक जगह क्लब करना पड़ेगा। जब आप क्लब करके उसका प्रॉफिट डिटरमिन करेंगे तो उसकी बेसिस पे टैक्स कंप्यूट होगा। जितनी टैक्स रिसीट्स पे आपका जो इनकम बनेगी, जिस पे टैक्स ऑलरेडी कट चुका है, उस पे एट्रीब्यूटेबल इनकम का एक पोर्शन है जो मिनिमम टैक्स का एक टैब है, वहां पे आप जाके एट्रीब्यूटेबल इनकम उसमें फिल करेंगे, उसका वो टैक्स क्रेडिट आपको देगा और उस टैक्स क्रेडिट की बुनियाद पे आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी। ये इस वक्त पोजीशन है
जो मैं समझता हूँ होनी चाहिए। मेरे ख्याल से सीनियर्स इसमें करेक्ट करेंगे। 153 के सबसेक्शन 3 में अलबत्ता ये लिखा हुआ है कि जो भी ये टैक्स कट रहा है वो उस इनकम का फाइनल टैक्स होगा। तो ये थोड़ा सा एक डिस्कशन और डिबेट वाला इशू है, इसको हमने पिछले साल भी डिस्कस किया था और अजीज भाई ने और अरशद भाई ने भी इसके पास, इन्होंने भी, इनका व्यू है इसमें। पहले हम अजीज भाई से उनका व्यू शेयर कर लेते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आपकी कोई और अंडरस्टैंडिंग है तो प्लीज वो भी हमसे शेयर करें, ताकि हम जो अब एक लेटर लिखने जा रहे हैं तो उसको एक कंसोलिडेटेड लेटर लिखें। थैंक यू जी। मेरा मेरा पॉइंट इसमें यह है कि सेक्शन 153(1)B जो है वो सर्विसेज को रिलेट करता है और टैक्स कटता है 153(1)B में ऑन द सर्विसेज। अब सर्विसेज जो है ये जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से लीगली कि वो बिजनेस इनकम ही हो। एनी सर्विसेज, किसी भी किस्म की सर्विसेज हो, उस पे 153(1)B लागू हो जाता है, चाहे 10% हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये कहूंगा कि मिसाल के तौर पे कोई टीवी पे कोई प्रोग्राम में करता हूँ, जाके अटेंड करता हूँ कोई भी, तो वो मुझे पैसे भेज देते हैं। अब वो मेरा 10% टैक्स काटते हैं। अब वो 10% काटते हैं, उसका मतलब ये है कि 153(1)B तो उन्होंने अप्लाई कर दिया, मगर इन्होंने, मैं बिजनेस तो नहीं कर रहा हूँ, वो आई एम नॉट डूइंग एनी बिजनेस। इनफैक्ट वो मेरी एक हकीकत में देखा जाए तो वो एक मेरी कैजुअल इनकम है, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस हो ही नहीं सकती। तो आज मैं करूंगा, कल नहीं करूंगा। बिजनेस इनकम रिकरिंग नेचर का है, हर साल मैं करता हूं, रिकरिंग नेचर का होता है तो बिजनेस इनकम कहलाता है। अगर रिकरिंग नेचर का नहीं है तो इट्स नॉट अ बिजनेस इनकम इन एनी केस। तो मैं ये सजेस्ट करता हूं, मेरा ये कहना है कि ये ऐसी सर्विसेज जिसपे टैक्स कट जाता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में फॉल होती है, ये बिजनेस इनकम है ही नहीं। अब मैं बिजनेस इनकम, वो इस वक्त जो रिटर्न जो है वो मुझे बिजनेस इनकम फिल करने के लिए लाजमन कहता है, और मैं जब भरता हूं तो वो मुझे आगे रिटर्न सबमिट नहीं करने देता है। वो मुझे ये कहता है कि आप इक्विटी का कॉलम भरे, रिटर्न का बैलेंस शीट भरे। अब बैलेंस शीट मेरे पास कोई एसेट ही नहीं है बिजनेस का। आई एम नॉट डूइंग एनी बिजनेस, आई एम सिंपली एज ए प्रोफेशनल आदमी हूं मैं। उसने मुझे बुला लिया किसी प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए, मैंने कंडक्ट कर लिया, उसने 10% टैक्स काट लिया। इट्स इनफैक्ट माय कैजुअल इनकम। तो ये चीजें जो है, सेक्शन हमारा जो है, ये मुझे अच्छी तरह याद है कि इनकम टैक्स एक्ट 1922 जो था वो, और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1969, ये इसमें दोनों में जो था ये कैजुअल इनकम का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था। अब वो कैजुअल इनकम का कॉन्सेप्ट हमारे पास इस वक्त मौजूद नहीं है, वो सीधा सीधा बिजनेस इनकम ले जाता है। एक और एग्जांपल मैं यहाँ देना चाहता हूँ आप लोग सबकी प्रेजेंस में, कि मिसाल के तौर पे मैं कहीं पे पढ़ाने मुझे बुला लिया जाता है, किसी भी इंस्टीट्यूट पे मुझे पढ़ाना, तो आई एम रेंडिंग अ सर्विस, दैट इज नॉट माई बिजनेस। वो मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, मैं कैजुअली ही मैं पढ़ाने चला गया। उसने किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी ने जिस दिन पढ़ाया मुझे घंटों के हिसाब से उन्होंने पैसे दे दिए, मेरा 10% टैक्स काट लिया। ये मेरा बिजनेस इनकम तो नहीं है, आज है कल नहीं है, आज पढ़ा रहा हूँ कल नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये भी रिकरिंग नेचर नहीं है। तो आई शुड नॉट बी फोर्स्ड टू fill such forms, such business, such income, such column in the business column. ये कैटेगरिकली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, और मुझे इनफैक्ट सही फॉर्म भरने के लिए इजाजत मिलनी चाहिए कि हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इसको डालें। ये इनकम फ्रॉम बिजनेस है ही नहीं, ठीक है, इसको कैटर करना पड़ेगा। और ये इशू जो है बहुत सीरियस है, और आई थिंक कि ये अगर हम बिजनेस इनकम में डालते हैं तो वी आर चूजिंग रॉन्ग हेड ऑफ इनकम. Definitely. The declaration is wrong. I am choosing the wrong head of income. You are compelling me to fill the wrong column, wrong return of income, not head. So please इसको जरा सा. मेरे ख्याल से अजीज भाई, आई वुड रिक्वेस्ट कि ये जो आपने सिनेरियो दो डिस्कस किए, इसका एक नोट आप हमें दीजिए। मैं जरूर दूंगा। हम इसको अपने लेटर में मैं जरूर दूंगा। और ईशान, आपको याद होगा कि मैं हर साल इस किस्म की बातें करता हूँ, लेकिन ये हर साल इसी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है। और ये क्यों नहीं किया जाता? आई थिंक हम इसको इस दफा जरूर ले लेंगे, करना चाहिए। हम इसको बिल्कुल जरूर लेंगे। सिंपल इशू है और ये बहुत वैलिड इशू है। आई थिंक कि इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। हर सर्विसेज पे टैक्स बढ़ जाता है, हर सर्विस इज नॉट अ बिजनेस इनकम। नहीं, वी विल डेफिनेटली टेक दिस इनटू कंसिडरेशन। आपसे रिक्वेस्ट यही होगी कि आप इसका एक नोट बना के दे दें, मैं जरूर, और उस पे हम इसको अपने लेटर का पार्ट I will do that. आप इसको अपने पास नोट भी कर लीजिए इस सिचुएशन को, ताकि हम जो अपना लेटर बना रहे हैं उसमें इंशाल्लाह हम इसको वो कवर करेंगे। अच्छा, ड्यूरिंग आवर डिस्कशन एक और सवाल रेज हुआ था रिगार्डिंग कि एसएमई की रजिस्ट्रेशन का कोई फॉर्म नहीं आया,
तो जैसे मैन्युफैक्चरर रजिस्ट्रेशन जी उसके रजिस्ट्रेशन का कोई फॉर्म नहीं आया, तो जैसे ईशान भाई ने इंट्रो में बताया कि यस ये हमारे नॉलेज में है कि ना तो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आया हुआ है और ना जो फॉर्म अवेलेबल है उसकी कोई नोटिफिकेशन प्रॉपर अवेलेबल है। और अभी हमने खुद भी एक दो एग्जांपल्स इस फॉर्म पे ट्राई किए हैं, तो उसमें लगता ये है कि जो टैक्स रेट बिल्ट इन किए हुए हैं उसमें भी कुछ इश्यूज हैं, कैलकुलेशन प्रॉपरली नहीं आ रही। तो ईशान साहब इस पर कुछ आप फर्दर। मैं इस पे ऐड कर दूं, देखें लॉ में ये लिखा हुआ है कि दो तरीके से जो है एसएमई की रजिस्ट्रेशंस हो सकती हैं। एक तरीका ये है कि जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज अथॉरिटी कोई है तो आप अपने आप को वहां रजिस्टर कर सकते हैं, और दूसरा लॉ में ये लिखा हुआ है कि एफबीआर जो है अपने पास कोई एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म इनेबल करेगा जिसके तहत ओनली मैन्युफैक्चरर्स कैन अवेल दिस फैसिलिटी। एज ऑफ नाउ FBR has not enabled or have not designed any form। एक तो ये इशू है, और हम ये समझते हैं कि जो ये फॉर्म इन इटसेल्फ जो FBR के पोर्टल आईरिस पे अपलोडेड है, ये चूंकि ना इसका कोई ड्राफ्ट आया हुआ है और ना इसका कोई फाइनल सर्कुलर या SRO इशू हुआ है, तो हम ये समझते हैं कि इस फॉर्म की जो वैलिडिटी है उस पर क्वेश्चंस हैं। और आई एम श्योर जब हम इसको आप लिखेंगे एफबीआर को दोबारा से जब एक दफा उनकी तवज्जो दिलाएंगे तो डेफिनेटली वो इस पे जो है हमें वो बताएंगे। और ये डेफिनेटली सेक्शन 237 की वायलेशन है जिसको नहीं होना चाहिए। हमने पहले भी एफबीआर को आज से चंद माह पहले खत लिखा था कि जो इन्होंने रिटर्न फॉर्म जो इन्होंने सर्कुलर इशू किया है उसके लिए एफबीआर ने पिछले साल ही पूरा एक प्रोसेस मैकेनिज्म डिवाइस किया था कि रिटर्न्स फॉर्म का ड्राफ्ट कब आएगा, वो किस तरह से कौन कौन उसे वेट करेगा, वो पब्लिक के लिए डिस्कशन के लिए ओपन होगा, उसमें टाइमलाइंस दी हुई थी। और अनफॉर्चुनेटली एफबीआर ने वो कोई भी ना टाइमलाइंस को फॉलो किया ना कोई कमेंट्स लिए गए प्रॉपरली उसमें। तो हम ये समझते हैं कि जो रिटर्न फॉर्म्स में जो कुछ चैलेंजेस हैं हमने ऑलरेडी कम्युनिकेट किए हैं एफबीआर को। और इसके साथ साथ इस वक्त हम एक चीज और भी नोट कर रहे हैं कि जो टैक्स विदहोल्डिंग का जो हमारा डेटा दो तरफ से हमें नजर आता है, एक एफबीआर मालूमात में से नजर आता है और सिमिलरली जो है एक MIS में नजर आता है। तो एफबीआर मालूमात में इस वक्त मुख्तलिफ डेटा है और MIS में इस वक्त मुख्तलिफ डेटा है। ये भी चीज हमने आइडेंटिफाई की हुई है और हमने एफबीआर को कम्युनिकेट किया हुआ है। दे आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। जब पिछले कुछ दिनों पहले एफबीआर के सिस्टम में कुछ खराबियां आई थी तो उस वजह से ये एक डिसकनेक्शन हुई हुई है इस वक्त कि एफबीआर मालूमात वर्सेस MIS डेटा इस वक्त मुख्तलिफ दिखा रहा है और हम ये समझते हैं कि मुख्तलिफ नहीं होना चाहिए। 16 जुलाई के बाद से कोई भी टैक्स पेमेंट अगर हो रही है तो वो इस वक्त MIS में रिफ्लेक्ट नहीं कर रही फॉर टैक्स ईयर 2021 प्रिसाइसली। टैक्स ईयर 2022 की कुछ पेमेंट्स नजर आना शुरू हुई हैं लेकिन टैक्स ईयर 2021 की पेमेंट्स इस वक्त MIS में नजर नहीं आ रही, अलबत्ता एफबीआर मालूमात में नजर आ रही हैं। जी और कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप बताइए। इसमें एक चीज और भी नोट कर लीजिए, जैसे एफबीआर मालूमात में अगर आप लोगों को इस इल्म नहीं है, इंपोर्ट जितने भी इंपोर्टर्स हैं उसका भी टैक्स डिडक्शन का डेटा अब एफबीआर मालूमात में अवेलेबल है। आप लोग चाहें तो इसको भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। हमने डाउनलोड के लिए फीचर इनेबल करने की रिक्वेस्ट कर दी है कि ये जो डेटा जो भी मालूमात में डेटा पड़ा हुआ है वो एफबीआर में एक्सपोर्ट हो जाए, यानी सॉरी एक्सेल फाइल पे एक्सपोर्ट हो जाए। पहले ये इनेबल था ऑप्शन, पिछले कुछ अरसे से ये ऑप्शन इनेबल नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि ये बहुत जल्दी एफबीआर जो है इसको भी इनेबल कर देगा। जी हमारे दरमियान काशिफ साहब हैं, वो कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी काशिफ साहब, अपने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड अपना बता दीजिएगा और सवाल पूछना प्लीज। मैंने सर ACCA का मैं मेंबर हूँ और अभी रिसेंटली ही कराची टैक्स बार का भी मेंबर बना हूँ। तो अब मेरा सवाल ये है कि अभी बात हो रही थी 153B की। अच्छा, अब वो 153B में एक इशू ये चल रहा है कि जो ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनकी इनकम एग्जेम्प्ट होती थी 43E में और D में, अच्छा अब वो उनका भी एक इशू आ रहा है क्योंकि यहाँ पे तो मिनिमम कर दिया इन्होंने।
और मोस्टली जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके पास फुल यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो अवेलेबल ही नहीं है। ये लोग तो जो गुड्स हैं या जो अड्डे हैं उन पे काम कर रहे हैं और इनके पास ये चीजें अवेलेबल नहीं है। और दूसरा जो उसमें एक था कि आप ये फाइनल हो जाता था अगर हमने जैसे पिछले साल वो 2% था, हमने 2.5% भरा तो आप फाइनल हो गए, आपने उसको उसमें से एग्जाम्प्ट इनकम डिक्लेयर कर दी। अब वो दोनों स्लैब बराबर हैं और रिटर्न में सिस्टम उस इनकम को उठा के जो है वो फिर वापस मिनिमम में ले जाता है। तो उसके बारे में सर आप क्या कहते हैं? देखिए, पिछले साल तमाम वो इनकम्स जो एफटीआर में थी, सिवाय एक्सपोर्ट के, सारी इनकम अब मिनिमम टैक्स में चली गई है, यानी मिनिमम टैक्स के एम्बेड में चली गई। देखिए, मैं फिर क्लेरिफाई करूंगा, मेरे पर्सनल व्यू में, एंड आई एम श्योर सीनियर्स इसको करेक्ट करें अगर ये व्यू सही नहीं है, या तो फाइनल टैक्स रिजीम है अब या नॉर्मल टैक्स रिजीम है। मिनिमम टैक्स विद होल्डिंग की हद तक जरूर है, लेकिन मिनिमम टैक्स की कोई रिजीम नहीं है। अब पोजीशन ये है कि जो भी टैक्स विदहेल्ड हो रहा है वो आपकी नेट लायबिलिटी से एडजस्टमेंट आपको उसकी मिलेगी। और एट्रीब्यूटेबल इनकम का एक कॉन्सेप्ट है, एट्रीब्यूटेबल इनकम मेरे हिसाब से सिर्फ वहां पे इस्तेमाल होनी चाहिए जहां पे क्लोजिंग स्टॉक आता है, ताकि वो आपकी जो लायबिलिटी करंट ईयर की है टू द एक्सटेंट ऑफ करंट ईयर सेल ऑफ स्टॉक तक महदूद रखे, और जो आप अगले साल स्टॉक बेचेंगे तो वो उसका पोर्शन ऑफ टैक्स वो अगले साल आपके लिए एडजस्टमेंट के लिए अवेलेबल हो। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। अगर इसमें कोई आप क्लैरिफिकेशन करना चाहें अजीज भाई, अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करें प्लीज। जीशान, आपकी बात बिल्कुल इस बारे में ठीक है। मैं सिर्फ इतना इनको कहना चाहूंगा सवाल करने वाले हजरत को कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इस वक्त जो मौजूद है, बिजनेस इनकम के लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि नो अकाउंट का केस हो। एवरी बिजनेस इनकम हेल्प टू कीप द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपने अभी कहा कि उनके पास किताबें नहीं होती हैं, ये गलत है। किताबें मेंटेन करना बिजनेस वालों को लाजमी है, और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस वाजे तौर पे ये कहता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव टू बी मेंटेन। बिजनेस अकाउंट्स में अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना काबिल कबूल बात नहीं है। शुक्रिया। और कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप हमें बताइए, ताकि हम उसको जो है चेक कर सकें, उसका भी जवाब दे सकें। सर इसमें एक थोड़ी सी और क्लैरिफिकेशन है, अगर मैं बात करूं, परमिशन आप दें। जी जी प्लीज प्लीज आप पूछिए। जी अच्छा जी सर, मैं सर ये जो बात कर रहा था, नॉर्मली तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिल्कुल अवेलेबल होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अभी आप देखें कि 43E जो है, जो 43E एग्जाम्प्ट इनकम का था सेकंड शेड्यूल में, उसमें वो कहाँ जाएगा, फिर उसको किस तरह से टैकल करेंगे? भाई वो 43 कॉन्ट्रैक्टर था, वो 43E जो है आपके रिसीट्स को फाइनल टैक्स में ले जा रहा था जी। आपकी रिसीट्स पिछले साल तक जो भी थी वो फाइनल टैक्स में आ रही थी, वो एग्जेम्प्ट इनकम नहीं होती थी। आपकी जो टर्नओवर की बेस पे आप 3% जो टैक्स भर रहे थे वो फाइनल टैक्स था आपका, और उसकी बुनियाद पे जो आप इनकम कंप्यूट कर रहे थे, आप ये जरा इसको अपने आप को प्लीज क्लियर कीजिए कि वो एग्जेम्प्ट इनकम नहीं थी, वो रिसीट्स आपकी फाइनल टैक्स हो जाती थी। हाँ। उसकी बुनियाद पे जो आप इनकम कंप्यूट कर रहे होते थे उस पे कोई मजीद टैक्स नहीं लग रहा था। ये स्टेटेड पोजीशन होती थी। अब उस पोजीशन को चेंज कर दिया है। अब 43E सेक्शन जो है, जो क्लॉज था, वो फाइनेंस एक्ट के जरिए ओमिट कर दिया गया है। तो अब वो इनकम जो भी रिसिट्स हैं उस पे, अब वो नॉर्मल लॉ में असेस होंगी, और जो आपका टैक्स उस पे विदहेल्ड हुआ है उसकी एडजस्टमेंट आपको अवेलेबल होगी। अब आप ये समझ लीजिए इसको कि ये क्वेश्चन अब फाइनलिटी वाला रहा नहीं। ये सेक्टर जो ये पहले सेक्टर जो ट्रांसपोर्टर का जो सेक्टर था, अब ये फाइनल टैक्स की रिजीम में नहीं है। आपको इसमें नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस बना के या रिसिट्स एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट बना के उसकी बुनियाद पे जो है इसका एक इनकम डिटरमिन करनी पड़ेगी। उस पे जो भी टैक्स लायबिलिटी डिटरमिन होगी, वो टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट में जितना टैक्स आपका विदहेल्ड हो गया वो आप एडजस्ट करेंगे, और अगर आपकी लायबिलिटी के
बेसिस पे टैक्स ज्यादा कटा हुआ है तो वो रिफंड नहीं होगा, जी, लेकिन अगर लायबिलिटी जो आप कंप्यूट करते हैं उसकी बुनियाद पे जो है अगर टैक्स ज्यादा कंप्यूट होता है तो आप जो डिफरेंस अमाउंट है विद होल्डिंग का और जो टैक्स लायबिलिटी का वो आप पे कर देंगे। अगर आपको ये चीज लेकिन क्लियर हो गई है। अभी जो करंट जी जी अभी जो फरमाइए। करंट ईयर का सर जो फाइनेंस एक्ट है, ये अभी करंट 2022 का जो है, इसमें इन्होंने वापस वो 43 में पहले तो कहा था कि एप्लीकेबल नहीं है 153(1)(a), अब उसमें फिर वापस बी को भी इंक्लूड कर दिया है। तो आप क्या फिर पहले वाली पोजीशन पे जाएंगे? आप एक काम ये कीजिए कि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग या आप जो चीज को रेफर कर रहे हैं, आप कराची टैक्स बार को जी ईमेल जी करके हो और ईमेल करके ठीक हमारे है, रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ हर ट्यूसडे और थर्सडे को अवेलेबल होते हैं, हमारी मेंबर्स फैसिलिटेशन कमेटी, उसके साथ बैठकर इसको डिस्कस कीजिए। जो कमेटी का सजेशन होगा वो कमेटी हमें फॉरवर्ड कर ठीक देगी है, और उसको हम फिर देख लेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह जो अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी ठीक है सर, थैंक सही यू। होगी तो हम उसको एफबीआर को खत लिख देंगे। आप चाहें तो जरूर मंडे को आके ट्यूसडे को आके मिल लें ताकि हम लेटर फाइनल करने से पहले आपकी इस चीज को अंडरस्टैंड भी कर लें, और अगर फर्दर इसमें कोई लेटर लिखना है हमें एफबीआर को तो हम उसको लिख देंगे। लेकिन अभी तक हमारी जो अंडरस्टैंडिंग ये है वो यही है कि अब नॉर्मल इनकम है और फाइनल टैक्स में सिर्फ एक्सपोर्ट है और या प्रॉपर्टी का एक पोर्शन प्रॉपर्टी इनकम है या प्रॉफिट ऑन डेट है जो अब वो फाइनलिटी में, इसके अलावा अब और कोई फाइनलिटी में इनकम्स या स्ट्रीम्स ऐसी कोई है नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। शेख नबील का कोई सवाल आई थिंक पूछना चाह रहे हैं। एक सवाल और आया है। If individual salaried person is also doing business, please advise, is there any tax slab available for it? On if I follow tax rate for AOP, then non-salaried individuals then showing tax payable for 350,000 business income. This is a little bit technical question. बेसिकली सवाल शायद ये है कि अगर कोई ठीक है, शख्स ठीक है, कोई आप- शख्स सैलरी इनकम प्राइमरीली अर्न कर रहा है और साथ साथ उसकी कोई बिजनेस इनकम भी है, तो क्या उसकी टैक्सेशन सैलरी के रेट्स पे होगी या कोई अदरवाइज डिफरेंट रेट्स प्रिस्क्राइब है, और उसमें अगर कोई टैक्स पेबल बन रहा है तो उसका क्या किया जाए? बेसिकली ये सवाल था। देखिए बेसिकली ये है कि अगर कोई सैलरीड पर्सन बिजनेस इनकम भी अर्न करता है तो दोनों इनकम क्लब हो जाएंगी फॉर द पर्पसेस ऑफ टोटल इनकम, राइट? एंड सिमिलरली डिडक्टेबल अलाउंस डिडक्ट करने के बाद वी विल अराइव एट अ टैक्सेबल इनकम। अब आपको ये करना है कि आप उस टैक्सेबल इनकम को डिवाइड कर दें बाय 2। जब आप डिवाइड कर देंगे बाय 2 तो पता चला कि 50% से ज्यादा अगर आपकी सैलरी इनकम है, 75% से ज्यादा अगर आपकी सैलरी इनकम अगर है तो आपका फर्स्ट शेड्यूल का टेबल जो है वो सेकंड वाला अप्लाई करेगा सैलरीड वाला, टेबल 2, ठीक है? और अगर आपकी बिजनेस इनकम ज्यादा है, 75% से सैलरीड पर्सन नहीं है, 70% नहीं, हाँ 25% से ज्यादा, तो आपको बिजनेस के रेट्स अप्लाई कर जाएंगे। वो बिल्कुल सिंपल है। तो 2 टेबल वहां पे मौजूद है, आप अपने आप को जज कर लीजिए उस तरीके से कि आपको टेबल कौन सा अप्लाई करता है, बिजनेस रेट्स अप्लाई करते हैं या सैलरी के रेट्स अप्लाई करते हैं, ठीक है? मेरे ख्याल से एक सवाल उनका आखिर में जो लाइन बंद कुछ इस तरह से भी है कि बिजनेस इनकम की होती थी, उसके ऊपर एक लाइन थी 3-3.5 लाख से थ्रेशोल्ड 4 लाख वो थ्रेशोल्ड कंबाइंड taxation आने बेसिस से पहले भी रिटर्न के तो वो तो जब रेट अप्लाई करेंगे तो थ्रेशोल्ड को कैरी करता है ना, वो तो थ्रेशोल्ड को खुद ब खुद रेट्स खुद ब खुद कैटर कर रहे हैं उसको। अब कहने का मकसद ये है कि जब वो थ्रेशोल्ड के लिए देखेगा, टेबल देखेगा, तो थ्रेशोल्ड जो है वो कंबाइंड बेसिस पे देखेगा, आइसोलेशन में नहीं देखेगा। देखें एक रेट अप्लाई करेगा सिंपल, एक या तो सैलरीड के रेट्स अप्लाई करेंगे या बिजनेस के रेट्स अप्लाई करेंगे, दोनों में से एक रेट आप लोग कराएगा, सेग्रीगेट नहीं कर सकता, दोनों रेट साइमल्टेनियसली अप्लाई तो हो ही नहीं सकते। तो अगर बिजनेस के रेट्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी कैटर कर रहा है मिनिमम आपको थ्रेशोल्ड को, और सैलरीड का रेट अगर अप्लाई करेगा तो वो भी मिनिमम को थ्रेशोल्ड को कैटर कर रहा है उसको। तो आई थिंक ये एक सवाल तो उसका टेबल खुद जवाब दे रहा है आपको इसका। इसमें एक चीज ये है कि सैलरी का जो बिलो टैक्सेबल का थ्रेशोल्ड है वो 6 लाख है और हाँ। बिजनेस का 4 लाख है। वो ठीक तो है। पहले डिटरमिन ये करना वो पड़ेगा कि जो आपकी जो बिजनेस इनकम है अगर वो 25% से ज्यादा है क्यूमुलेटिव इनकम की, तो फिर थ्रेशोल्ड भी बिजनेस वाला लगेगा
लेकिन अगर आपकी सैलरी इनकम 75% है तो आपका बिजनेस इनकम कुछ भी हो, थ्रेशोल्ड जो है आपको सैलरी वाला लगेगा और रेट्स भी सैलरी वाले लगेंगे। वो टेबल खुद फिक्स करेगा ना? वो टेबल आपको खुद ही आपको बता देगा, लेकिन आपको ये पहले जज करना होगा प्रायर टू फिलिंग और ऑफ योर रिटर्न के आपके ऊपर बिजनेस का रेट लगेगा या आपके ऊपर जो है वो सैलरी का रेट लगेगा। तो उसके लिए जैसे अजीज साहब ने फरमाया कि आप टोटल इनकम को जो है डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए और फिर मल्टीप्लाई बाय 1 करके देख ले कि कौन सा पोर्शन ज्यादा है। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि अगर आपका बिजनेस इनकम 25% से ज्यादा है अगर, तो आपको बिजनेस इनकम के रेट लगेंगे। अदरवाइज बिजनेस इनकम 25% तक या 25% से कम है तो आपको सैलरी वाले रेट्स लगेंगे। जी जी, ये रिटर्न वैसे ऑटोमेटिकली खुद ही कंप्यूट कर रहा है, लेकिन अगर आप मैन्युअली अगर कंप्यूटेशन पहले बनाते हैं तो उसके लिए आपको चेकिंग पर्पसेस के लिए एक्सेल में अगर आप कोई वर्किंग कर रहे हैं तो ये सारी उसके लिए गाइडेंस है। और किसी का कोई सवाल रिटर्न में या कोई ऑडियो पे आना चाह रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। अगर और कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज, हम क्वेश्चंस लेना चाह रहे हैं इस वक्त। द फ्लोर इज ओपन फॉर डिस्कशन। वरना यह है कि हमारे पास जो 1-2 एग्जांपल्स हैं हम उस पे ही आगे बात कर लेंगे, और अगर कोई आप लोगों की तरफ से सजेशंस हैं तो हम उसे भी नोट कर लेंगे, और अगर सजेशंस नहीं है तो फिर हम सेशन को थोड़ी देर में क्लोज करेंगे। हमारे पास अभी टाइम मौजूद है, एटलीस्ट 10 मिनट्स वी हैव, अदरवाइज वी कैन स्ट्रेच इट टू अनदर 30 मिनट्स आफ्टर 10 मिनट्स। अरशद साहब हैज द क्वेश्चन। मेरी सजेशन है कि अगर रिटर्न्स में प्रेस्क्राइब के बाद कोई चीजें आती हैं तो वो उसकी कोई ईमेल बाहर को दी जाए, जैसे हम अपने मेंबर्स को। आप सर ये क्वेश्चन अगर रिपीट कर लें ऑडियंस के लिए। मेरी सजेशन ये थी कि आफ्टर प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म इज फॉर्मुलेटेड, if there are any computable changes, तो वो एक ईमेल FBR जनरेट करके बाहर को या जनरल पब्लिक को बताएं, तो जैसे अगर कोई कंफ्यूजन पहले थी तो लोगों के दिमाग में से वो निकल जाएगी। एक्सीलेंट सजेशन अरशद भाई। वी हैव ऑलवेज आस्क्ड FBR कि वो हमें ट्रैक चेंजेस के साथ रिटर्न्स दिया करें, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली पिछले कई साल से हम रिक्वेस्ट करते हैं, ये ऐसा हुआ नहीं है। जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया कि मेरी जब प्राल के एडमिनिस्ट्रेटर से, मैनेजमेंट से जो आज बात हुई, तो उन्होंने ये एडमिट किया कि जनाब रिटर्न में चेंजेस की हैं, कंप्यूटेशन में कैपिटल गेन्स की चेंजेस की हैं। ये मेरे पूछने पे जवाब मिला, उन्होंने हमें इस चीज का खुद से इंटीमेट नहीं किया, विच रिफ्लेक्ट्स नॉट अ गुड एंड हेल्दी सिचुएशन ऑन पार्ट ऑफ FBR, because FBR always asks us to be transparent and come up with clean hands, and if we feel that such changes made without taking the stakeholders into confidence does not reflect good on FBR, definitely Arshad sahab, we are going to take your suggestion. We are going to write it as a preamble in our letter. Thank you for your suggestion. Any other question? I saw Asim Rizwani on the screen a while ago. वो मुझे नजर आए और वो एकदम से कहीं भाग गए। मैं उनको देख रहा हूँ इस वक्त। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि पिन कर दीजिए, तो ताकि आसिम रिजवानी साहब भी अगर कोई सवाल है तो जरूर करें। गो के उन्हें यहाँ मौजूद होना चाहिए था, लेकिन वो सवाल जरूर करें मुझसे। जी आसिम, कोई क्वेश्चन है आपके पास? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आवाज आ रही है आपको? जी लाउड एंड क्लियर। नहीं, अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं है, होगा तो मैं आपसे जरूर पूछूंगा। आपके रिटर्न्स फाइल हो रहे हैं सीमलेसली? बिल्कुल हो रहे हैं। देखिए, चले कोई एक मेंबर ऐसा मुझे मिला है जिसके रिटर्न्स बड़े तेजी से फाइल हो रहे हैं, और अगर आप मेंबर्स को अगर कोई रिटर्न्स फाइल करने में दुश्वारी यानी टाइम लैग नजर आ रहा है या कोई एरर आ रहा है, तो प्लीज हम मंडे तक लेटर फाइनल करना चाह रहे हैं FBR का, तो आप मंडे तक हमें जरूर अपने सजेशंस दे दीजिए, ताकि हम आपके जो भी सजेशंस हो उसको जो है हम अपने पास ना सिर्फ इनकॉर्पोरेट कर लें, बल्कि हम उसको जो है उसका अगर कोई सोल्यूशन है तो वो भी आपको बता दें, क्योंकि अब टाइम बहुत तेजी से आगे क्रॉस कर रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोगों के जो भी सजेशंस हो वो हम इसमें जरूर अपने पास इनकॉर्पोरेट कर लें।
एनी क्वेश्चंस अस्सलाम रिगार्डिंग और सजेशन? वालेकुम सर, आवाज आ रही है आपको? जी थोड़ा सा जोर से बोलेंगे आप। थोड़ा लाउड बोल। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही जी। सर जमाल यूसुफ यार, मेरा सर एक सवाल ये था, सीएनजी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, 153 1B 1A, इनको मिनिमम टैक्स पे लास्ट ईयर जो है वो ट्रांसफर किया था गवर्नमेंट ने ना, फाइनेंस एक्ट के थ्रू। अच्छा, हम जब रिटर्न भरते हैं उसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि रिटर्न में एक मिनिमम टैक्स का टैब है जी उसके अंदर वो एक एट्रीब्यूटेबल इनकम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके लाता है सर। जी हाँ अच्छा, वो टैब ब्लॉक्ड है, जो आपकी इनकम नहीं होती, वो खुद ब खुद एक इनकम ला रहा है, दैट इज प्रोरेशन बिटवीन कॉस्ट ऑफ दी, जो आपका सीएनजी गैस पे कॉस्ट है वो, और आपका जो टर्नओवर है, उसकी वजह से सर वो एक एक्सेस टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं रिटर्न के बिल्कुल कंप्यूटेशन वाले पेज के ऊपर। अच्छा, एफबीआर में सर मेरी बात हुई थी, उन्होंने इसको वर्बली तो अग्री करा था फोन पे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इसको ऐसे चेंज नहीं करेंगे जब तक मेंबर या अपना चेयरमैन से हमें इंस्ट्रक्शंस आएंगे। इसके लिए सर क्या करें, रुक जाए अभी रिटर्न्स में या कोई एडजस्टमेंट किसी उसमें करें? जमाल, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा इसमें कि जो आपने अपनी वर्किंग कंप्यूटेशन बनाई है, आप उसमें नाम के बगैर, टैक्स पेयर के नाम के बगैर, वो रियल एग्जाम्पल जो आपने जो वर्किंग कंप्यूटर पे की है आईरिस पे, वो हमसे शेयर कीजिए। जो उसका कंसर्न लॉ जिसके तहत आप ये कह रहे हैं कि ये वर्किंग जो है ये गलत हो रही है, देखिए ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एट्रीब्यूटेबल इनकम जहां पे सप्लाईज हैं, या जहां पे वो टैक्स जो मिनिमम टैक्स जहां पे उसको लॉ ने कर दिया है टैक्स, मैं फिर से स्ट्रेस करूंगा, वो टैक्स सिर्फ मिनिमम है, इनकम रिजीम अब नॉर्मल है। प्लीज एक तो ये अपने जहनों में क्लेरिफाई कर ले, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे लोग जो हैं ये कहते हैं कि वो मिनिमम इनकम में आ गया। मिनिमम टैक्स रिजीम कोई एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ मिनिमम टैक्स टू द एक्सटेंट ऑफ विद होल्डिंग है। आप ये रियल एग्जाम्पल कराची टैक्स बार से आज ही शेयर कर लीजिए, जो आपने कंपैरेटिव, जो पिछले साल भी आपने वर्किंग की थी वो, और आपके हिसाब से जो वर्किंग बन रही है वो, और जो आईआरएस वर्किंग कर रहा है वो, यानी टैक्स ईयर 2020 के फिगर्स शेयर कर लीजिए, टैक्स ईयर 2021 के जो फिगर्स हैं वो शेयर कर लीजिए, और जो आपके हिसाब से वर्किंग होनी चाहिए वो भी शेयर कर लीजिए। क्योंकि मैं इस सिचुएशन का इसको अवेयर है, मुझे अवेयरनेस है, क्योंकि जितनी भी सप्लायर्स के केसेस हैं वहां पे वो एट्रीब्यूटेबल इनकम इन्होंने लॉक की हुई है। सिर्फ इंपोर्ट के केस में वो एट्रीब्यूटेबल इनकम जो है वो आप मैन्युअली फीड कर सकते हैं, बाकी किसी केस में एट्रीब्यूटेबल इनकम आप मैन्युअली फीड नहीं कर सकते। हम इस चीज की अवेयरनेस है हमारे पास, लेकिन जब आपके पास से अगर एग्जाम्पल आती है कि जो रियल लाइव एग्जाम्पल होगी, तो हमें एफबीआर को समझाने में मेरे ख्याल से ज्यादा आसानी होगी, और हमारे पास उसकी। सर कल, आई एम सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैंने कल उसको मेल करा था सर कराची टैक्स बार पे, मैं हम चेक कर एड्रेस दे दें। हाँ, वो मैंने कल कर दिया था सर मेल, और ये 153 1B सर्विसेज में भी है, 2018 तक वो ऑन था सर, उसमें आप डालते थे बिल्कुल परफेक्ट कैलकुलेशन आती थी। आप कराची टैक्स बार का ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, ktba01@gmail.com, और दूसरा ईमेल एड्रेस है कराची टैक्स बार का info@karachi-taxbar.com। आप इन दोनों ईमेल इस पे आप वो फॉरवर्ड कर दीजिए, हम आज ही इसको देख लेंगे, और जो आपकी वर्किंग्स हैं और जो प्रिंट आउट ऑफ रिटर्न, अगर ड्राफ्ट फॉर दिस ईयर एंड प्रिंट आउट ऑफ लास्ट ईयर सबमिटेड रिटर्न, हमने जो है ग्रुप पे ईमेल एड्रेसेस डाल दिए हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो सीसी में मुझे भी ईमेल एड्रेस में कॉपी कर लीजिए। मेरा ईमेल एड्रेस भी शिराज अभी लिख रहे हैं, दैट्स ज़ीशान ZEESHAN @MMmerchant, merchant, यानी 3 M हो जाएंगे, MMERCHANT.com। तो आप मुझे भी कॉपी में रख लेंगे तो मैं भी इसको फौरन देख लूंगा, और इंशाल्लाह हमारी टीम आज ही इस पे बैठ के अपनी वर्किंग और लॉ को रेफर कर लेगी, और हम डेफिनेटली आपके इस सजेशन को या आपकी जो ये कंसर्न है इसको हम ले जाएंगे। इसके अलावा हमने एक चीज और भी कल मैंने नोट किया है, आप लोग अपने पास इसको लेटर के लिए नोट कर लें कि एफबीआर के प्रोफाइल में अगर आप ऑनलाइन इस वक्त देख रहे हैं अपनी रजिस्ट्री, तो हम लोग अब सबके सब जो है 3 सितंबर 2021 से रजिस्टर हुए हुए, चाहे हम टैक्स पेयर कितने ही पुराने क्यों ना हो। तो ये कोई एक नया बग आ गया है एफबीआर के सिस्टम में, वी नीड टू हाईलाइट दिस आल्सो सो दैट दिस इज रेक्टिफाइड एज सून एज पॉसिबल। और जैसे हमारे ऑफिस बेरर ने कल मुझसे ये ऑन अ लाइटर नोट कहा था
कि अब जो भी पिछली लाइबिलिटीज है वो खत्म हो जाएंगी और 3 सितंबर 2021 से जो अगर लाइबिलिटीज है वो टैक्स पेयर भरेगा। तो लाइटर नोट पे आप इसको भी वैसे एंजॉय कर सकते हैं इस मोमेंट को। अदरवाइज ये है कि ये डेफिनेटली ये बड़ा एक ग्रेव कंसर्न है कि रजिस्ट्री में चीजें या एफबीआर के डेटाबेस में चीजें खुद ब खुद चेंज हो रही हैं। दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट अगेन गुड ऑन एफबीआर। दीज आर सर्टेन issues that we feel should never happen first of all, and if they are happening they must be rectified once and for all and immediately that too. Any question? आतिफ आपके पास कोई question? सवाल आया है एक हमारे बार के मेंबर से, if I import 10 units in a tax year and sell only 4 out of 10, then for example while computing tax liability I will pay minimum tax on 10 units imported. Question. नहीं, देखेंगे मैं क्लैरिफाई कर देता हूं आपको। हमने इंट्रो में ये बात की थी कि जो आप एट्रीब्यूटेबल इनकम है वो एट्रीब्यूटेबल इनकम कंप्यूट करेगा फुल रिसिट्स पे। आपका जो एनपी रेशो है उस रेशो को आप उस रिसिट्स पे अप्लाई जब करेंगे तो एक नेट इनकम निकलेगी। उस नेट इनकम पे जो आपका एवरेज रेट ऑफ टैक्स है उससे आप एट्रीब्यूटेबल टैक्स का क्रेडिट लीजिए और उस क्रेडिट की बुनियाद पे आपकी जो करंट ईयर में सेल हुई है टू द एक्सटेंट ऑफ दैट अमाउंट आप टैक्स एडजस्ट करें और बाकी या तो रिफंडेबल होगा आपको या आप उसको अगले साल रिफंड नहीं लेते तो वो अगले साल एडजस्टेबल आपके लिए अवेलेबल होगा। अलबत्ता पिछले साल तक ये ट्रीटमेंट ऐसे ही हो रही थी, लेकिन इस साल जो रिटर्न में वर्किंग आ रही है वो कुछ मुख्तलिफ है। उसको हमें चेक भी करना है और हम उसको चेक करके एफबीआर को नोटिफाई भी करेंगे। तो ये यकीनन जो आपकी जो मेरे ख्याल से जो आपने सवाल किया है उसको थोड़ा सा करेक्ट करने की जरूरत है कि जो आप वर्किंग कर रहे हैं करंट ईयर में टू द एक्सटेंट ऑफ 4 यूनिट्स जो आपने सेल की है उसके हद तक लायबिलिटी आप एडजस्ट करेंगे। बाकी जैसे सेल्स टैक्स रिटर्न में कैरीड फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे वो रिफंडेबल आपकी क्रिएट होगी जो कि रिटर्न कर रहा है, पिछले साल तक कर रहा था। अब इस साल इसको देखने की जरूरत है। यकीनन थोड़ा सा इसमें कोई कंप्यूटेशनल इश्यूज हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन ये बात क्लियर है कि जो इस साल आपने स्टॉक सेल किया है टू दैट एक्सटेंट आपको टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करनी होगी और बाकी आपका रिफंडेबल या कैरी फॉरवर्ड होगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो फिर हम इसको और ले सकते हैं, अदरवाइज हम सेशन को फिर अपने क्लोज करेंगे। जनरली जो हमें आजकल आईआरएस में एक फीलिंग आ रही है कि हर थोड़ी देर बाद आईआरएस जो है वो उसमें वो सर्कल एक घूमने लगता है जो रीड करने का जो होता है, और जिसकी वजह से या तो वो हमें स्क्रीन रिफ्रेश करनी पड़ती है या वो काफ़ी देर ले रहा है। तो ये टाइम लैग जो है हमने इसको भी नोट किया हुआ है। आई एम श्योर आतिफ ने इसको अपने पास टाइम लैग वाले इशू को नोट किया हुआ है, और अगर नहीं किया हुआ तो प्लीज आप कर लीजिए इसको सर, क्योंकि ये इशू आ रहा है एज वी मूव टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस टाइमलाइंस, और उस वक्त तक हम पहुंचेंगे तो ये मेरे ख्याल से और परेशानी क्रिएट होगी। अच्छा जी हाँ, एक इशू और हमने आइडेंटिफाई किया है कि आप पिछले साल तक रेसिडेंट हैं पाकिस्तान में, आप वेल्थ स्टेटमेंट फाइल कर रहे थे, इस साल आप नॉन रेसिडेंट बन गए हैं, तो आपको एज पर लॉ वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो वो वेल्थ स्टेटमेंट में पिछले साल का बैलेंस दिखा रहा होता है। आप सारी वेल्थ को डिलीट भी कर देते हैं तो पिछले साल की वेल्थ में 0 दिखा रहा होता है। हमने ये कंसर्न प्राल तक कम्युनिकेट कर दिया हुआ है, आतिफ ने नोट कर लिया हुआ है एज वी स्पीक। हम इसके ऊपर लिख देंगे। यकीनन ये नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ अरसे पहले तक इन्होंने पिछले साल की वेल्थ को भी लॉक कर दिया था, लेकिन अब वो एडिटेबल है। इस टाइप के अगर इश्यूज आप लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं तो जब तक आप हमें बताएंगे नहीं हमें पता नहीं चल सकेगा। लेकिन आई एम श्योर ये इश्यूज आ रहे थे पहले और अब काफी हद तक रिजॉल्व भी हो गए। तो अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो हम अपने इस प्रोग्राम को कंक्लूजन की तरफ लेके जाएंगे। एक आउटसाइड पाकिस्तान में बैठे हैं, वो अपना वहां से लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो अभी तक हमारा जो लॉगिन का लिंक है करंट, उस पे वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। उसका लॉगिन का लिंक आ गया है भाई, IIRIS.fbr.gov.pk,
आप अगर मेरा ट्विटर हैंडल फॉलो कर रहे होते तो आपको मिल जाता ये लिंक। खैर, तो ये जो नॉन रेजिडेंट्स हैं अभी, या वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर से रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी, थैंक यू अजीज भाई, ओवरसीज पाकिस्तानी जो भी रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं, उसके लिए पिछले जो ये दिनों में जब ये आईआरएस वाले जो कुछ इश्यूज थे या एफबीआर के पोर्टल के जो इश्यूज थे, उसके बाद टेम्परेरीली एफबीआर ने आईआरएस का एक्सेस ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए बंद कर दिया था। मेरी जब बात हुई चेयरमैन साहब से तो उन्होंने कहा था कि एक नया उनके लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के साथ एक नया लिंक वो डिवाइस कर रहे हैं। अब वो लिंक डिवाइस हो चुका है, उसका एड्रेस है https://iiris.fbr.gov.pk। तो अगर आपके कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी रिटर्न फाइल करना चाहें तो वो फाइल कर सकते हैं। अरशद भाई, आप कुछ अजीज भाई से अटेंशन ड्रॉ कर रहे थे। अच्छा, थैंक यू। जी अजीज भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इसमें सिर्फ ये कहूँगा कि जैसे पहले पिछले साल तक आईरिस का सिस्टम एक ही था, चाहे आप मुल्क से रिटर्न, बाहर से रिटर्न फाइल करें या पाकिस्तान से रिटर्न फाइल करें, कहीं से भी रिटर्न फाइल करें आईरिस खुल जाता था, और आईरिस पे ही आप मुल्क से बाहर बैठ के भी आप चाहे ओवरसीज पाकिस्तानी हो या पाकिस्तानी रेजिडेंट हो, किसी का भी रिटर्न मुल्क से बाहर से भी आप फाइल कर सकते थे। अब ये नया सिस्टम जो ला रहे हैं कि भाई ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो फलाना लेके उसको लॉग इन वहाँ से दूसरे सिस्टम से करे और वहाँ से रिटर्न फाइल करे, आई थिंक ये थोड़ा सा कम्बरसम हो जाएगा। पहले वाला सिस्टम को अडॉप्ट कर ले, बहुत सिंपल है, कहीं से भी रिटर्न फाइल कर ले, वर्ल्ड के अंदर कहीं भी बैठ के भी आईरिस को फाइल कर ले। वो सिस्टम बहुत अच्छा था पहले वाला, आई थिंक उसको अडॉप्ट कर लें तो ज्यादा अच्छा है, उसको इम्प्रूव कर लें। अजीज भाई, उसकी क्लैरिफिकेशन जो एफबीआर की तरफ से आई थी, वो आईटी थ्रेट्स जो थी वो हमें जो पिछले कुछ अरसे में फेस करनी पड़ी, वो जितनी भी थ्रेट्स थी वो आउटसाइड पाकिस्तान से आ रही थी, तो हमारा सिस्टम उस वक्त वल्नरेबल हो गया था। तो उसको मिटिगेट करने के लिए एफबीआर ने ये सेकेंडरी ऑप्शन रखा है। वो पोर्टल वही खुल रहा है, लेकिन उनकी जो लॉगिन एक्सेस है वो डिफरेंट जगह से हो रही है। ऐसा नहीं है उसके लिए कोई सेपरेट मैकेनिज्म है। So far we know that is the same portal. I think that has to be properly publicized है ना, उसको properly इसकी प्रेस रिलीज एफबीआर ने इशू नहीं किया, publicized करना पड़ेगा ना इसको, क्योंकि सबको तो नहीं पता होता ना इन चीजों। वेबसाइट पे तो स्क्रॉल चला दो। जी हाँ, ये डेफिनेटली हम इसको अपने लेटर का एक ऐसा प्रिकॉशन पार्ट जरूर बना लेंगे एज अ कॉशियस। अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो वी वुड लाइक टू क्लोज दिस सेशन। आई थैंक यू वेरी मच all of you, especially the former presidents who graced the occasion today, Aziz Tahibani sahab, Haider Ali Patel sahab, former presidents, Arshad Siraj sahab, our former vice president, Shahab sahab, our former managing committee member, chief election commissioner who had graced the occasion, our EC members who have been here today, जो हमारी मीडिया की टीम है, स्पेशली शिराज का, जिन्होंने बड़ा जबरदस्त तरीके से हमें ये ऑर्गेनाइज करने में हेल्प किया। वो बैठे हुए मोबाइल पे गेम जरूर खेल रहे हैं इस वक्त, लेकिन ये है कि सारा का सारा शो शिराज ने रन किया है। और हमारी जो मीडिया टीम है, मैं उनका भी थैंकफुल हूँ। ये जो हमारा डिस्कशन आज हुआ है, ये यकीनन यूट्यूब पे आपको थोड़ी देर बाद रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होगा। आप लोग हमारे YouTube चैनल पे भी एक्सेस करते रहिए। हम कोशिश ये करेंगे कि अब हम जैसे वेबिनार्स को अब रेगुलरली होल्ड करना शुरू कर दें जब रिटर्न्स खत्म होंगे हमारे रिटर्न्स के बाद। और डेफिनेटली हमने नॉन रेजिडेंट्स के ऊपर एक सेशन ऑलरेडी प्लान कर लिया है कि नॉन रेजिडेंट्स की टैक्सेशन कैसे होनी चाहिए। सिमिलरली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के ऊपर एफबीआर ने एक सर्कुलर इशू किया है, हम उसके ऊपर भी एक डिस्कशन करना चाहते हैं। और अब जो कल जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के तहत अमेंडमेंट्स आई हैं, डेफिनेटली उसके ऊपर भी हम बहुत जल्द अपनी टीम के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। कोविड की वजह से हम फिजिकल सेमिनार नहीं कर पा रहे, लेकिन मैं आपको ये रेस्ट अश्योर कर रहा हूँ कि जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं उन सब के डोजेस कंप्लीट है कोविड वैक्सीन के। इसी वजह से वो माइक के सामने भी बैठे हुए हैं और बगैर मास्क के भी बैठे हुए हैं, और कुछ लोगों ने बूस्टर शॉट्स भी लगाए हुए हैं। तो हमने कोविड प्रोटोकॉल्स को प्रॉपर्ली फॉलो करते हुए मिनिमम उसके साथ ये वेबिनार किया है।
और हम आगे भी ऐसे ही कोशिश करेंगे कि हम मिनिमम बेसिस पे ही इन वेबिनार्स कम फ्यू पीपल विद फिजिकल प्रेजेंस जो हमें गाइड भी करते हैं, उन लोगों की यहाँ पे आमद जरूरी होगी। तो हम थैंकफुल हैं कि आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। डू फॉलो अस, डू कीप गिव अस सजेशंस ऑन ईमेल्स। हमारे सबके मोबाइल नंबर्स यहाँ पे नोटिस बोर्ड पे लगे हुए हैं। आप हमसे कम्युनिकेट करना चाहें थ्रू SMS, थ्रू WhatsApp, your bar is always there to represent and take your issues to the highest level. Let me assure you that your bar takes every issue very seriously and takes it to the highest level, be it the chairman FBR or be it the finance ministry. Your bar will take your issues और आप अपने बार के थ्रू मूव करेंगे तो बिल्डिंग से रिलेटेड भी अगर कोई इश्यूज है एडमिनिस्ट्रेटिव, तो बार इज ऑलवेज देयर टू गाइड एंड हेल्प। विद दिस, thank you very much for your participation. Pakistan Zindabad. Khuda Hafiz.